नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ संधि, जो कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि संधि क्या क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, उसको विच्छेद कैसे करते हैं। तो आज आइए हम लोग समझते हैं कि संधि किसे कहते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि संधि को इंग्लिश में हम लोग ज्वाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्वाइनिंग बोलते हैं, JOINING। ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो अब पहले क्वेश्चन ये आता है कि संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी हिंदी में। संधि की आवश्यकता ना ही पड़े तब भी हम लोग हिंदी से काम चला सकते हैं, पढ़ के चल सकते हैं, लेकिन संधि की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, जो संधि विच्छेद होता है वो हमेशा शब्दों को क्या कर देता है, संक्षिप्त रूप ले लेता है उसका, और हमको पढ़ने में और बोलने में और समझने में भी आसानी होती है। यानी उसका संक्षिप्त रूप हो जाता है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो संधि का जो है हिंदी में प्रयोग करना बहुत ही जरूरी था। और अगर कोई बड़ी मीनिंग है, कोई बड़ा अर्थ है, तो उसको क्या करते हैं कि विच्छेद करके भी पढ़ लेते हैं, तो इससे भी हमको आसानी हो जाती है। इससे संधि की आवश्यकता हिंदी साहित्य में पड़ी है। तो संधि को हमने जैसा कि आपको बताया कि संधि को हम लोग ज्वाइनिंग कहते हैं। अब संधि है क्या, संधि की परिभाषा भी जान लेते हैं। जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल में, यानी जो वर्ण है उनके मेल में कोई परिवर्तन उत्पन्न हो, यानी विकार उत्पन्न हो, तो वह हमारा संधि कहलाता है। और संधि में एक चीज और दोस्तों याद रखनी होती है कि संधि जब विच्छेद करते हैं, तो संधि में जो है संधि करते हैं, तो संधि में जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण रो के मेल को हम लोग संधि विच्छेद मतलब संधि कहते हैं, सॉरी, उसको हम लोग संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद कैसे कहते हैं? संधि जब विच्छेद करने का मतलब यह है कि संधि जो होती है उसको उसके मूल अवस्था में लाना, वो हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। उसके मूल अवस्था में उसको ला देते हैं, तो वो हमारा संधि विच्छेद कहला जाता है। तो देखिए दोस्तों, संधि को वर्ण के आधार पर तीन उनके भेद हैं। वर्ण के आधार पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसके तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि में क्या होता है, जो प्रथम वर्ण स्वर में हो, जो प्रथम वर्ण स्वर में हो, तो वो हमारा स्वर संधि कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है नवागत, तो हमने इसको अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो नव धन आगत। ठीक है दोस्तों, शिवालय का अगर करते हैं संधि विच्छेद तो शिव धन आलय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नव धन आगत। अब ये बताइए दोस्तों कि जो मैंने बोला है कि प्रथम वर्ण स्वर, यानी प्रथम वर्ण स्वर मतलब नव, नव में आ रहा है। आप जैसे बोलेंगे नव तो उसमें आ जोड़ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ और धन आ, यानी प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल को हम संधि कहते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो प्रथम शब्द का ये हो गया, ठीक है, अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का ये हो गया प्रथम वर्ण। ठीक है, तो वाह हम जब बोलते हैं तो ये आ का स्वर निकलता है, तो आ धन आ बराबर हो जाएगा हमारा, यानी ये स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। शिवालय में भी आप देखेंगे जो वाह हम बोलेंगे तो वो, तो इसमें भी आ स्वर आ रहा है, आ धन आ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। इससे हम पहचान कर पाएंगे। दूसरा अब आ जाते हैं व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि को दोस्तों हम लोग हल संधि भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, हल संधि किसे कहते हैं, तो आप समझ जाएगा कि व्यंजन संधि को भी हम लोग हल संधि भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है। तो व्यंजन संधि क्या में भी यही बात है कि जब प्रथम वर्ण व्यंजन हो, जब प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो वह हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे हमने लिखा है वागीश, वागीश को अगर हम विच्छेद करते हैं तो वाक धन ईश, वाकीश। ठीक है, अगर हम सज्जन को संधि विच्छेद करते हैं तो सत धन जन, तो ये आपका आ जाएगा सज्जन। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि का लिखा हुआ है, प्रथम शब्द में का लिखा हुआ है, तो का आपका क्या है, व्यंजन है। ये स्वर तो नहीं है, ये व्यंजन है, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि व्यंजन संधि है। ठीक है, सत्यजन। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी कि व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण जो होता है वो आता है, तो ये व्यंजन संधि या हल संधि कहलाता है। जैसे मान लीजिए का मैंने यहाँ पे लिखा है चा ट त प, तो यानी अगर यहाँ पे का आया है
तो का किसका रूप है? गा का। ठीक है, का किसका रूप हो गया? गा का। चा किसका रूप हो गया? जा का। टा ता अगर परिवर्तित होगा तो दा में, पा परिवर्तित होगा तो बा में। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे का है, का को हमने कर दिया गा में, बागीश, बाक दन ईश मतलब बागीश। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में भी क्या होता है कि जो पहला शब्द होता है तो वो हमारा विसर्ग में हो तो वो हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। दोस्तों, विसर्ग का ये साइन होता है, ये चिन्ह होता है, जैसा कि आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा कि विसर्ग हमेशा लगा होता है संस्कृत में। तो मनोरथ को अगर हम संधि विच्छेद कर लेते हैं तो मनोधर रथ, तो ये हो जाएगा मनोरथ। यानी यहाँ पे क्या है? विसर्ग लगा हुआ है, तो ये हमारी हो गई विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बाद हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हर वीडियो में आप लोग को 2 शब्द जरूर बताती हूँ। तो मेरा आज के 2 शब्द हैं। पहला है अबला। अबला आपने सुना होगा। अबला का मतलब ये होता है कि स्त्री जाति का बोध कराना, यानी जो स्त्री जाति को पूरा बोध कराए वो हमारा अबला होता है, जिसे हम लोग अबला नारी बोलते हैं। और निर्बला भी आप लोगों ने सुना होगा। तो निर्बला का मतलब ये होता है कि जब शारीरिक रूप से कमजोर स्त्री होती है उसको हम लोग निर्बला कहते हैं, और अबला उसको कहते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराता है। तो अबला और निर्बला आज के मेरे 2 शब्द हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज आशा है कि आज आप मैंने संधि जितना मैंने समझाया आप समझ गए होंगे। फिर भी क्वेरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।